नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा और यह है ज्यादा पेंशन का कैलकुलेशन। क्योंकि अब यह कहा गया है कि भाई आप ज्यादा पेंशन ड्रॉ कर सकते हैं। आपका जो ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वहां अभी तक तो मामला यह था कि बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरे जैसी पेंशन की बात होती थी, लेकिन नया प्रावधान यह कह रहा है कि आप अब ज्यादा पेंशन ले सकते हो। उसका एक पूरा हिसाब किताब है, आपकी बेसिक सैलरी का खेल है पूरा, वो हम अभी समझेंगे। लेकिन इतने सारे सवाल जुड़ गए। देखिए, सरकार ने इसकी जो डेडलाइन है वो बढ़ा के 3 मई कर दी कि क्या आपको ज्यादा पेंशन वाला ऑप्शन चाहिए कि आप पुराने ही ऑप्शन में रहना चाहते हैं। और लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि भाई क्या करना चाहिए, ज्यादा पेंशन किसको खराब लगेगी, लेकिन उसकी क्या नियम शर्तें कानून है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कैसे मुझे ज्यादा पेंशन मिलेगी, तमाम सवाल आते। कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, बीच में नौकरी छोड़ दी, रिटायर हो गए या फिर 4 कंपनियां बदल ली, होगा क्या। सारे सवालों के जवाब आज हम देंगे और उसके लिए हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन पहले थोड़ा एक आइडिया दे दें आपको कि भाई क्या अनाउंसमेंट हुई है, क्यों आपको कंफ्यूजन है, क्या चुनना है और कैसे करना है। तो एक नजर डालते हैं कि क्या है ये बात। है ईपीएस में बदलाव, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है, अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उसके बाद ये बदलाव हुआ है। ठीक है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट से आया। कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प दिया जाए, ये बात कही गई, दे दिया गया है भाई विकल्प। पेंशन फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प है कि आप पेंशन फंड में अपना योगदान, अब वो कैसे होगा वो भी समझेंगे। वास्तविक बेसिक के आधार पर योगदान, सारा खेल यही है। अब तक कितना भी बेसिक हो, लेकिन 15,000 को बेसिक माना जाता था, यह अधिकतम सीमा थी और इसी से आपकी पेंशन डिसाइड होती थी। लेकिन अब कहा है जो एक्चुअल बेसिक होगी उस पर पेंशन बनेगी, पिछले वर्षों का योगदान भी भरना होगा। यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अब भाई आज की बात की सर्विस में तो आपकी एक्चुअल बेसिक को पकड़ लेंगे, लेकिन जो अब आपको ज्यादा पेंशन देनी है और पिछले सालों के लिए आपका हिसाब तो 15,000 के हिसाब से हुआ है, उसका क्या, उसका पैसा कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल है। कटेगा तो कितना कटेगा, कैसे कटेगा, कौन सा कैलकुलेशन, कौन सा फॉर्मूला, ढेर सारे सवाल। चलिए, इसीलिए आज हमने 2 खास मेहमान बुलाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टैक्स गुरु शरद कोहली और खैतान कंपनी के पार्टनर अंशुल प्रकाश। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। पता नहीं अगले 20-25 मिनट में हम वो सारे सवाल ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, पर कोशिश होगी अधिकतम कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो शरद जी, मैं शुरुआत करता हूं कि 3 मई तक का समय मिल गया है। हर किसी के मन में यही दुविधा है कि वो क्या करे, वो ऑप्ट करे या ना करे। अब इसमें ऐसे लोग भी हैं जो रिटायरमेंट के करीब खड़े हैं, हम उनकी बात अलग करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई अपने करियर के मध्य में है, 10-15 साल की, 20 साल की नौकरी कर चुका है, क्या सोचे, कहां से पकड़ना शुरू करे सोचना और कहां तक जाए, क्या उसका क्रम होगा। जी हाँ, बिल्कुल विपिन, आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि जो कन्फ्यूजन है बहुत लोगों के मन में है। मेरे पास ही कम से कम नहीं तो दिन में कोई 5-7 लोग ये पूछते हैं कि ये क्या है सारा मसला, कितना पैसा दिए, इसको ऑप्ट करें कि नहीं करें, कंपनी ने हमें एक सर्कुलर भेजा है, हमारे एम्प्लॉयर ने सर्कुलर भेजा है, हम मीडिया में पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा व्यक्तिगत देखना पड़ेगा। मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आंख बंद करके, क्योंकि ज़्यादा पेंशन, देखिए जब आप ज़्यादा पेंशन शब्द सुनते हैं तो एकदम से आपके कान खड़े हो जाते हैं। और कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। जब भारत जैसे देश में जहाँ सोशल सिक्योरिटी हमारे पास उतनी नहीं है जैसे एक विकसित देश में होती है, तो यहाँ पर तो पेंशन, खासकर उन लोगों को जो सरकारी नहीं है या जहाँ पेंशन का ट्रेंड नहीं है, वो तो चाहते हैं कि प्रोविडेंट फंड हमारा पेंशन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो उन लोगों के मन में ज़्यादा सवाल आ रहा है। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफर कर सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पेंशन नहीं चाहता है, उसकी मान लीजिए और कोई सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी है, या उसकी बाकी की सेविंग्स इतनी बन गई हैं कि पेंशन है, तो हो सकता है वो इसको ना भी ऑप्ट करना चाहे। पर ज्यादातर लोग, मुझे ऐसा लग रहा है विपिन, कि इसको ऑप्ट करेंगे। उसका रीजन ये है कि आपको एक सिक्योर्ड और एक तरह से प्रोविडेंट फंड का हम जाते हैं, सबसे ज्यादा अगर लो रिस्क कोई इन्वेस्टमेंट होता है या लो रिस्क पार्किंग ऑफ फंड्स होता है तो वो है पहले। और इसको समझना ये होगा कि ये एक एन्युटी की तरह है, ये कोई ऐसा जादू नहीं है जो आपके लिए किया जा रहा है कि आप अपना पैसा जमा, क्योंकि आप ही के पैसे पर आप ही को पेंशन दी जा रही है। पहले ये समझना, 8.33% जो कंट्रीब्यूशन आप देंगे, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही आपको पेंशन आएगी। फर्क सिर्फ इतना आया है कि पहले 15,000 रुपए की कैप थी, अब ये 15,000 रुपए की कैप नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड यूज किया है वहां उन्होंने एक्चुअल सैलरी यूज किया है। पर मेरा ऐसा मानना है विपिन
कि एक्चुअल सैलरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल ऑर्डर पास किया है जो गाइडलाइंस प्रोविडेंट फंड की होती है, वहां पर बेसिक सैलरी यूज किया जाता है। अब एक कंपनी में मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, उसका बेसिक मान लीजिए 80,000 है, या बेसिक 60,000 है, या बेसिक 50,000 है, बेसिक 30,000 है, बाकी के अलाउंसेस है, तो वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि और दूसरा ये कि अगर आप पिछला भी बैकलॉग क्लियर करते हैं और आप पेंशन उस हिसाब से चाहते हैं, हालांकि मैं यहाँ ये शो के शुरू में ही ये बात जोड़ना चाहूंगा विपिन, कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो आनन फानन में एक सर्कुलर निकाल के प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज ने निकाल दिया, पर उसकी जो मोडालिटीज थी, मतलब उसमें ये कैलकुलेशन कहां से शुरू होगी, कितनी होगी, बाकी मोटा मोटा ये स्पष्ट है कि आपको कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा, चाहे वो अपने वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में से ट्रांसफर करें। आप अपने जो प्रोविडेंट फंड का हम जब जानते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएस जिसको हम कहते हैं, और एक आपका भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड होता है। 8.33 और 3.67 ये मेरे ख्याल ज्यादातर लोगों को मालूम है। तो आपको वो 8.33 अपना पूरा करना पड़ेगा अगर आपको वो पेंशन चाहिए। तो जहां आपने कैलकुलेशन का जिक्र किया विपिन, तो कैलकुलेशन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर अपनी पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो पेंशन आपकी 8.33% के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। तो ये आप देख लीजिए कि जो पेंशन के लिए एन्युटी अमाउंट बन रहा है वो 8.33% ऑफ बेसिक सैलरी, 15,000 की कैप हट गई है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, वो कैप हट गई है, तो उस कैप के हटने से जो वो कैलकुलेशन है वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई विपिन दोनों इसकी साझा यानी कि जॉइंट इसको अप्रूवल देंगे, तभी ये नया प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। पर इसकी मोडालिटीज और फाइनल डिटेल्स अभी जो एक कहावत है कि डेविल लाइज इन डिटेल, तो फाइनल डिटेल्स अभी आनी बाकी है। पर मोटा मोटा ये स्पष्ट हो गया है कि 8.33% के वो मैजिक परसेंटेज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि आज के बाद से जो 15,000 का कैप है आपकी बेसिक पे वो हट गया, आपकी एक्चुअल बेसिक का जो कि 12% आपका बनता है उसमें से 8.33% जो है वो एक्चुअल बेसिक पे कैलकुलेट होगा और उस हिसाब से आपकी आगे की पेंशन बनेगी। ये वैसे काफी हद तक साफ है। अंशुल जी, जहां कंफ्यूजन है वो ये है कि अब ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, आपको पुराना हिसाब किताब करना पड़ेगा। किसी की 10 साल की नौकरी है, किसी की 15 साल की है, किसी की 20 साल की है, किसी ने 4 कंपनियां बदली है, कोई एक ही कंपनी में है। वो पुराना पैसा कैसे एडजस्ट होगा, क्या उसका कोई फॉर्मूला है? देखिए, फॉर्मूला तो कानून में क्लियरली दिया हुआ है, पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस, पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 7। बट अगर आप 20 फरवरी का सर्कुलर ईपीएफओ का खोल के देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ये जो फॉर्मूला है उसमें बदलाव हो सकता है। और दूसरा, जहां तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है, इसमें कोई बात तय नहीं हुई है कि आप कितना पीछे जा सकते हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे हायर पेंशन का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है और मैं अपने एम्प्लॉयर के साथ ये जॉइंट ऑप्शन दूंगा या डिक्लेरेशन दूंगा, आपको अपना कंट्रीब्यूशन जो देना है वो इंटरेस्ट के साथ देना है। तो केवल मूल ही नहीं है कि उसके साथ साथ आपको ब्याज भी देना है। और मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें कोई बदलाव नहीं है कानून में। उन्होंने बस इतना बोला है कि जो अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में, उसमें जो 15,000 की लिमिट रखी गई थी जिस तक एलिजिबिलिटी बनती है, मेंबर हो सकते हैं और अपहोल्ड करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने, जिन मेंबर्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है ज्यादा पेंशन बेनिफिट के लिए एज ऑफ 1 सितंबर 2014, उन लोगों को हम ये मौका देते हैं कि हमारे जजमेंट से 4 महीने, जो अब तारीख एक्सटेंड भी हो गई है, ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सी डिलेज हुई, सर्कुलर्स कई तरह के आए हैं, लेकिन बात केवल इतनी है, जो आज के टाइम पे जो आप फॉर्मूला देखेंगे उसके बेसिस पे अगर आप जाते हैं तो आप यू हैव टू गो बैक इन टाइम। जितना टाइम अभी तक आपने सर्विस का अपना स्पेंड किया है, अगर आपने उसमें चाहते हैं कि हायर पेंशन मुझे मिले और ज्यादा कंट्रीब्यूशन 15,000 के ऊपर आपको देना, एक्चुअल बेसिक पे देना है, इन दैट केस आपको पूरे पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस में जाना पड़ेगा। और ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो रिटायरमेंट के एकदम नजदीक है। उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वांटम कितना अधिक हो सकता है, उस पर ब्याज की भी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1.16% का एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन की बात कही गई थी इस कानून में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एडिशनल कंट्रीब्यूशन के लिए जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेंबर से मांगा गया है
इस कानून के तहत, 2014 के कानून के तहत, उसको हम बहाल नहीं कर सकते। उस एनलमेंट को हम सस्पेंशन पे रखेंगे। तो अभी 6 महीने का टाइम सरकार को दिया गया था, ईपीएफओ को दिया गया था कि आप मेंबर से वो 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं मांग सकते, क्योंकि ये कानून के पर्पस को डिफीट करता है, बहाल नहीं करता है। तो उसके लिए ये समय दिया गया सरकार को, बट ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बतौर मेंबर कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कल को जब वो 6 महीने पूरे हों और सरकार, ईपीएफओ सामने जाती है, भविष्य निधि संगठन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बोलता है कि हमारे पास कोई और ऐसा कोई प्रावधान नहीं आ पा रहा है जिससे हम एडिशनल फंडिंग कर सके, जिससे कि हम ये हायर पेंशन लोगों को दे पाएंगे, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है बजाय इसके कि हम 1.16% का एडिशनल कंट्रीब्यूशन मेंबर से लें। तो बात केवल, तो आप ये कह रहे हैं कि 3.16% का कंट्रीब्यूशन ये क्लियर है, यही बैकलॉग में देना होगा? ये एडिशनल है, नॉट जस्ट ये पुराना जो आपको कंट्रीब्यूशन अधिक देना है हायर पेंशन के लिए आपकी एक्चुअल सैलरी पे, वो तो अपनी जगह है। उसके अलावा 1.16% का ये एडिशनल देना होगा, ठीक है। लेकिन जो अंशुल जी, जो पुराना हिस्सा है उसके लिए क्या आप कह रहे हैं मौजूदा फॉर्मूले से ही बात चल जाएगी? क्योंकि मेरी तो बेसिक पिछले कई सालों में कई बार बदली होगी। अब जैसा कि शरद जी ने भी अभी बोला, अगर आप सर्कुलर खोल के देखेंगे तो ये कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि उसका फंडिंग होगी कैसे। फॉर्मूला जो फिलहाल है, जो मैंने आपको बताया, पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला में बदलाव हो सकता है, जैसा कि ठीक है। तो शरद जी, अब इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि चलिए जो भी फॉर्मूला हो, ये हो या कोई और फॉर्मूला हो, अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, बहुत सारे लोग बीच में अपना पैसा निकाल लेते हैं अपने प्रोविडेंट फंड से, चाहे घर में शादी हो, मकान बनाना हो, जो भी अलग अलग उसके नियम कायदे कानून है। तो उनका पैसा, अब उनके आज के फंड में कितना पैसा है? अगर मान लीजिए उतना पैसा है जहां से उसमें से ले लिया जाएगा तो ठीक है, कम पड़ जाएगा तो फिर उसकी वसूली कैसे होगी? इन सवालों के जवाब का क्या कोई अभी स्पष्टीकरण है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से तो विपिन स्पष्टीकरण नहीं है, पर अगर आप लॉजिक और कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो एक स्पष्टीकरण निकल के आता है। वो ये आता है कि अगर आप मान लीजिए 50,000 रुपए बेसिक का 8.33% लेके चल रहे हैं, जैसे पहले की जो स्कीम थी 1995 वाली, उसमें 1,000 से लेके 7,500 तक पेंशन बन सकती थी, जो मैक्सिमम पेंशन बन सकती थी, इससे ज्यादा नहीं बनती थी। अब मान लीजिए आप पेंशन 6 गुना ज्यादा चाहते हैं, तो 6 गुना ज्यादा का मतलब है मेरी पेंशन जो मैक्सिमम है वो 45,000 रुपए महीने तक पहुंच रही है। मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं। तो अगर मुझे पेंशन 45,000 रुपए या 50,000 रुपए महीने की चाहिए, तो मुझे जो अब मेरे ईपीएस में जो कंट्रीब्यूशन है, जो कॉर्पस है, वो कॉर्पस 8.33% के हिसाब से मुझे उसको टॉपअप करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है ये टॉपअप कैसे होगा? या तो आपके जो प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस है उसमें से आप उधर ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि ये, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, प्रोविडेंट फंड अल्टीमेटली आप ही का पैसा होता है, आपकी मर्जी है, आप उसको लमसम लेना चाहते हैं या आप उसको पेंशन की तरह से लेना चाहते हैं, मतलब आप कम्यूट कराना चाहते हैं या पेंशन लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये एक एन्युटी स्कीम की तरह है। तो कैलकुलेशन स्पष्ट विपिन ये निकल के आती है कि आपको जितनी पेंशन चाहिए, आप इसको रिवर्स देखें कि आपका जो पेंशन का टारगेट है उसको आप जब पीछे की तरफ कैलकुलेशन करेंगे उतना कॉर्पस आपको बनाना पड़ेगा। अगर वो कॉर्पस कम पड़ रहा है तो या तो आपको एडिशनल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या आपको अपने पेंशन प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसकी माइनर क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, पर कैलकुलेशन की दृष्टि से लॉजिकली यह समझ में आ रहा है कि आपका पेंशन का टारगेट आपके हाथ में होगा, आप जो शॉर्टफॉल है उसका वो पूरा करिए। अब सवाल ये उठेगा कि एम्प्लॉयर उसको कैसे पूरा करेगा? जैसा कि आपने ठीक कहा कि आप मान लीजिए 3-4 नौकरियां भी बदल के आ चुके हैं और पहले के एम्प्लॉयर को तो आप छोड़ चुके हैं, तो उसको कैसे? तो मेरा ऐसा मानना है, हालांकि स्पष्टीकरण इस पे आना जरूरी है, पर मेरा ऐसा मानना है कि उस हालात में एम्प्लॉय को जो टारगेट उसका पेंशन अमाउंट है वो अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि नया एम्प्लॉयर कभी भी तैयार नहीं होगा कि मैं शॉर्टफॉल पूरा करूंगा। वो क्यों शॉर्टफॉल पूरा करेगा? वो एडिशनल कॉस्ट क्यों बियर करेगा?
तो वो मेरे हिसाब से एम्प्लॉय को वो पैसा, अगर उसकी टारगेट पेंशन उसने बना रखी है, उसको वो पूरा करना पड़ेगा। तो अगर मैं आसान भाषा में इसको बोलूं तो आप पहले अपना पेंशन का टारगेट सेट कर लीजिए, उसकी रिवर्स कैलकुलेशन से आप कॉर्पस फंड तक पहुंच जाइए। जब आप कॉर्पस फंड तक पहुंचेंगे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि मुझे इसमें कितना शॉर्टफॉल है जो पूरा करना है, क्या मेरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर पूरा कर रहा है, मैं अपनी जेब से कर रहा हूं या मैं अपने प्रोविडेंट फंड से ट्रांसफर कर रहा हूं, ये इस पर विपिन निर्भर करेगा। चलिए, तो अब ब्रेक लूं उससे पहले क्विक सवाल अंशुल जी आपसे कि जब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है और क्लियरिटी नहीं है, आज मैं ऑप्ट कर लेता हूं, कल को मुझे लगा कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, तो क्या मेरे पास बाहर निकलने का विकल्प होगा? इसमें ऐसा कोई ऑप्ट आउट वाली बात तो नहीं कही गई है, बट अल्टीमेटली जहां तक मैंने देखा है कि एक बार आपने ज्वाइंट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो उसके बाद उससे निकलने का विकल्प यही है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसा अगर आप देखें तो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट अगर चलने लगा तो इस बात का महत्व ही खत्म हो जाएगा कि नहीं, लेकिन ये उस कंडीशन में कह रहे हैं ना जब आपको क्लैरिटी ही नहीं, आप किसी को मालूम ही नहीं कि कितना पैसा देना है, कितना वो जो डेफिसिट है वो भरना पड़ेगा, उसके पास वो पैसा है नहीं है, किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा, वहां प्रोविडेंट फंड में रखा है तो ठीक है। लेकिन मैंने कहा उन लोगों का जिन्होंने किसी कारण से निकाल लिया है, जिन्होंने कभी विड्रॉ ही नहीं किए, अलग अलग नौकरियां बदल ली, तो सबके लिए अलग अलग कंडीशन बनेगी। शरद जी क्विकली। हाँ बोलिए शरद जी क्विकली, लेकिन मैं ब्रेक लूं उससे पहले क्विकली एक दो लाइन। हाँ, मैं आपके सवाल का जल्दी से जवाब। देखिए, अगर आपका कॉर्पस कम पड़ जाता है तो आपकी, मेरे हिसाब से आपकी पेंशन को उतना ही लिमिट कर दिया जाएगा, आप वो एडिशनल पेंशन विपिन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर पैसा प्रोविडेंट फंड में भी खत्म हो गया है, पुराने एम्प्लॉयर को आप छोड़ चुके हैं और आप अपना पैसा भी विड्रॉ कर चुके हैं, तो ऐसे हालात में आपकी पेंशन पर कैप लग जाएगा। ये मैं एक स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। ठीक है, बढ़िया है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी आती हुई अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारे लोग जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, बहुत सारे लोग जो अब रिटायरमेंट की दहलीज पे खड़े हैं, बहुत सारे लोग जो शायद सोचते हैं कि आगे अब उनको ज्यादा काम नहीं करना है, अभी तो वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, क्या उन्हें ये ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दो चार और ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में है, वो भी हम आप अपने मेहमानों से पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। ज्यादा पेंशन क्या है, कैलकुलेशन, एक सर्कुलर जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है कि भाई एक नई पेंशन स्कीम है, आप ज्यादा पेंशन चाहते हैं उसको आप ऑप्ट करें कि नहीं करें। तारीख बढ़ गई है लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी बहुत बड़ा है, तो उसी कंफ्यूजन को आज सुलझाने की कोशिश। आगे बढ़ूं, अपने मेहमानों से बात करूं उससे पहले बहुत सारे यंगस्टर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें करना है। तो भाई 1 सितंबर 2014 के पहले अगर आपका ईपीएफओ अकाउंट खुल गया था, आप नौकरी कर रहे थे, ईपीएफओ के मेंबर थे, तभी आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बने, उसके बाद आपकी सर्विस शुरू हुई, आपके लिए नहीं है। और जो लोग उस डेट के पहले रिटायर भी कर गए थे, ये उनके लिए भी नहीं है। तो अब यहां पर एक सवाल है शरद जी, वो ये कि जो लोग रिटायर हो गए, मतलब इस डेट के बाद, अब ये आगे है, इस डेट के बाद रिटायर हुए हैं, तो क्या, और वो चाहते हैं कि उन्हें हायर पेंशन मिले या नई पेंशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें खुद अप्रोच करना होगा ईपीएफओ को या उनकी कंपनी उनके पास आएगी, क्या होगा उनका? मेरे हिसाब से जो लोग विपिन रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ऐसा मेरा मानना है। हालांकि देखिए, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, जब तक इसके एसओपी जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं आता है, तब तक हम इसको एज एन एक्सपर्ट अटकलें लगा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए एम्प्लॉयर का करस्पॉन्डिंग उसमें रिजॉइंडर देना जरूरी नहीं होगा, वो लोग इसको खुद कर पाएंगे। और उसके बाद विपिन, मैं आपने जो ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल उठाया था, वो बहुत जरूरी सवाल ये था कि क्या वो लोग जो रिटायर होने वाले हैं, या ये किनके लिए है, मतलब जो लोग अभी अपनी एम्प्लॉयमेंट की मिड में है, या जो लोग रिटायर होने वाले हैं, किसको ऑप्ट करना चाहिए? पहले तो ज्यादा बड़ा सवाल ये भी उठता है मेरे हिसाब से, जो लोग अभी कैरियर जिन्होंने शुरू किया है या अभी जिनको नौकरी करते कुछ साल हुए हैं। देखिए, प्रोविडेंट फंड हम सब जानते हैं आपको, और हमने कोविड में ये देखा कि लोगों ने प्रोविडेंट फंड में किस प्रकार, जब भी मुसीबत आती है तो सबसे पहली नजर एक सैलरी वाले की प्रोविडेंट फंड के पैसे पे जाती है, और आपको तो लमसम जरूरत है। और आप जो अभी अंशुल से पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्या इसमें इन एंड आउट का ऑप्शन होगा, तो ये मैं यहां पर स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो मैं बोल रहा हूं और अंशुल ने भी कहा, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि एक दफे आपने एन्युटी कर दिया, क्योंकि प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी क्या करती है, जो पीएफ का इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म है, जैसे ही आप ऑप्ट करते हैं वो उसको एलोकेट कर देते हैं। तो आप अगर एन्युटी से बाहर आने की ऑप्शन आपके पास नहीं होती है, तो एक दफे आपने पेंशन ऑप्ट कर दी, तो आप कहें कल को मुझे मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, या मुझे तो कोई शादी ब्याह घर में आ गया उसके लिए पैसा चाहिए, या हायर एजुकेशन के लिए चाहिए,
मुझे लग रहा है इसीलिए जो लोग जिनका अभी रिटायरमेंट बहुत दूर है उनको बहुत सोच समझ के ये ऑप्शन लेनी चाहिए, क्योंकि एक दफे एन्युटी हो गई तो फिर आपको एग्जिट ऑप्शन आसानी से नहीं मिलने वाली है। हाँ, जो लोग रिटायर होने वाले हैं मुझे लग रहा है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प निकल के आ सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी सी मेहनत करके ही वो एक अच्छी खासी पेंशन अपने लिए हर महीने जनरेट कर सकते हैं प्रोविडेंट फंड के माध्यम से। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और ज्यादातर सवाल जो आ रहे हैं विपिन, आपको मैं बताऊं कि ज्यादातर यंग लोगों के आ रहे हैं जो 35-40 साल जिनकी एज है, जिनकी अभी जॉब को 10-15 साल हुए हैं और रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है। तो ये एक स्पष्टीकरण मैं समझता हूं सबके लिए समझना बहुत ही जरूरी है विपिन। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपका बड़ा कॉर्पस जो है अब लॉक हो जाएगा आपकी पेंशन के लिए। तो जिन जिन अलग अलग मदों में आप निकाल सकते हैं पैसा ईपीएफओ से, वो आप नहीं निकाल पाएंगे, वो हिस्सा छोटा होगा। तो बिल्कुल सही विश्लेषण यहां पर शरद जी हमारे एक्सपर्ट वो दे रहे हैं। अब एक, क्योंकि समय मेरा लगभग समाप्त होने को, अंशुल जी इस पर अभी तो 3 मई तक तारीख बढ़ा दी गई है, लेकिन जो ये सारे सवाल हमने आज उठाए जो हमारे मन में, इन पे स्पष्टीकरण कब तक मिल सकते हैं, क्या उम्मीद करें हम? जी देखिए, आपने एकदम सही, ये प्रश्न एकदम वाजिब है, क्योंकि जजमेंट जब से आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तब से ये तीसरा या चौथा सर्कुलर हम देख रहे हैं और हर बार उसमें कोई स्पष्टीकरण अपनी जगह पे आता रहता है भविष्य निधि संगठन की ओर से। और जहां तक मेरा मानना है, बहुत सी क्लैरिफिकेशंस आने बाकी हैं, स्पष्टीकरण आने बाकी हैं मेंबर्स के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें उस फैसले में सुनाई गई थी, बताई गई थी, जिन पे शायद अभी तक अमल नहीं किया गया है उन सर्कुलर्स के द्वारा। स्पेशली अगर आप देखें तो वो फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्म में आप अपना ऑप्शन देंगे, उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को देंगे एज एन एग्जिस्टिंग मेंबर, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इनफैक्ट जो पुराना सर्कुलर आप देखेंगे, फरवरी का जो सर्कुलर आया था, उसमें भी ये चीज निकल के सामने आती है, जो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, जो आयुक्त हैं, उन पे भी निर्भर करता है वो किस तरह का फॉर्मेट बना के दे सकते हैं। तो पहली बात कि वो फॉर्मूला क्या रहेगा, कि आप कितने समय पहले जाके किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन एडिशनल दे सकते हैं। 1.16% का एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर कोई और क्लैरिफिकेशन है, और जो आप एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो आज की डेट में अभी नौकरी जिन्होंने करनी शुरू की थी, जो मेंबर्स आज की डेट में हैं और एक्सरसाइज करना चाहते हैं उस ऑप्शन को, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात को पहले सोच समझ के उसके आदी बढ़ना। केवल इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर आ रहे हैं, आपकी संस्था आपके पास आ रही है कहने के लिए कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लीजिए, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। नहीं, बहुत बढ़िया। आप दोनों की जो बातें मेरे ख्याल से आज कई लाखों लोगों का जवाब दे गई होंगी इस देश के अंदर, जिन्होंने भी कार्यक्रम सुना। और आगे तो क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पर रहता है, तो आप इसे निकाल के 4 बार 10 बार यूट्यूब पे, फेसबुक पे रिवाइंड कर करके सुन लीजिए कि भाई क्या कहा है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने, किसको ये ऑप्शन ऑप्ट करना है, कौन कौन सी चीजों में अभी स्पष्टीकरण आना बाकी, और किस कंडीशन में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मामला थोड़ा उलझा हुआ और जटिल है। और जैसा कहा कि अभी इसमें और लगातार स्पष्टीकरण आते रहेंगे। बहुत सारी चीजें जो आज हमने बात की शायद उतनी आगे कांस्टेंट ना रहे, लेकिन मोटा मोटा हिसाब किताब शायद आपको इस कार्यक्रम से जरूर समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और जैसे जैसे इस पे बातें आगे बढ़ेंगी, एक बार फिर बैठेंगे और दर्शकों को और क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए शुक्रिया, नमस्कार।